गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फोर्थ लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप वाइट बोर्ड पे देख रहे होइएगा, टॉपिक का नाम दिया गया है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है। तो यहाँ अगर आप वाइट बोर्ड को देखिए तो दिया हुआ है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर हमने इसके दो सब डिवीज़न किए हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। फिर स्ट्रक्चरल पे अगर आप आइएगा तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल का टाइप किया गया है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में आ जाइएगा तो जियोमेट्रिकल और ऑप्टिकल। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं, समझने वाला टॉपिक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंट टाइप किया गया है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेट, इसी को सॉल्वेंट भी बोला जाता है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पॉलीमराइजेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्टीरियो, जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल। एक एक कर हम सारी बातों को समझेंगे। हम लोग पहले ज़रा आइसोमर के बारे में जानें। तो आइसोमर होता क्या है? एक गिवन फार्मूला को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला है, उनका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आइसोमेरिज्म कहलाता है। इनमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप ऑब्टेंड करते हो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आइसोमर्स कहलाते हैं। अब उनको अरेंज करने का दो तरीका होता है, या तो आप उनकी कनेक्टिविटी पैटर्न चेंज कर दो या तो आप उनका ओरिएंटेशन पैटर्न चेंज कर दो। इस चीज़ को डिटेल्स हमने अपने ऑर्गेनिक के आइसोमेरिज्म वाले लेक्चर में बताया हुआ है। आप यहाँ से समझ में अगर कनेक्टिविटी और ओरिएंटेशन नहीं आए तो आप हमारे वो ऑर्गेनिक वाले आइसोमेरिज्म के वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। फिर से हम अपनी प्रीवियस बातों पे आते हैं। तो हमने आपको बताया कि दो टाइप है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में अगर आप आ जाएं तो कनेक्टिविटी चेंज होता है, स्टीरियो में अगर आप आ जाए तो ओरिएंटेशन चेंज होता है। यहाँ कनेक्टिविटी चेंज नहीं होता, ओरिएंटेशन चेंज होता है। यहाँ ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता, कनेक्टिविटी चेंज होता है। अब जैसा पढ़े हुए होइएगा कि आइसोमर्स, आइसोमर का मतलब क्या होता है कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं। क्या क्या हमने बोला, जरा आगे एक बार सुनिएगा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये हमारे आइसोमर है। अब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल अभी हमने आपको बताया कि इसमें कनेक्टिविटी पैटर्न चेंज होता है, स्टीरियो इसमें ओरिएंटेशन पैटर्न चेंज होता है। अब हम लोग एक एक कर अपने स्ट्रक्चरल के जितने टाइप्स हैं उनको समझेंगे कि आयोनाइजेशन क्या है, हाइड्रेट क्या है, लिंकेज क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है। तो हम पहले जो सबसे पहली चीज़ है वो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का समझ रहे हैं। अब आइए, जैसा हम लोग आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म अभी हमने आपको बताया था कि उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म डिफाइन किया है। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन सॉल्यूशन के अंदर वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस करते हो। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CONH3 BrSO4। इसे हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में लिखना है। तो एक वे लिखने का ये है जिसमें सल्फेट आयन काउंटर आयन बन गया, और एक वे लिखने का वो है जिसमें ब्रोमाइड आयन हमारा काउंटर आयन बन गया। तो आइए, पहला हमने CONH3 Br और सल्फेट आयन को हमने काउंटर आयन बनाया, सॉल्यूशन में डाला, ये हमारा डिजॉल्व हुआ, तो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर केटायन और सल्फेट आयन एनायन बन गया। फिर इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का हमने रिप्रेजेंटेशन
CuNH3 5SO4Br लिखा, सॉल्यूशन में डाला, ये हमारा टूट रहा है। CuNH3 5SO4 चार्जेस पे -1 आएगा, और सॉरी चार्जेस पे +1 होगा, वो गलती से -1 दे दिया है, चार्जेस पे 1+ होगा और यहाँ पर Br पे 1- होगा। अब इस फॉर्मूले पे फिर से आ जाइए, डेफिनेशन पे फिर से आ जाइए। हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो इन्होंने आयंस प्रोड्यूस किया है वो डिफरेंट आयंस प्रोड्यूस किया है। अब बोलता है कि आप इसमें अगर BaCl2 पास करें, if BaCl2 is passed, अगर आप इसके अंदर BaCl2 पास करते हो तो Ba पर 2+ Cl पर -, ये हमारा BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा BaSO4 का वाइट PPT देगा। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है हमारा। और इसमें अगर आप AgNO3 पास करो, इसके अंदर अगर आप AgNO3 पास करते हो तो यहां पर हमारा AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट आएगा। AgBr का लाइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्या हमने बताया? आइए जरा इन चीजों को फिर से देख रहे हैं। आयोनाइजेशन बहुत क्लियरली समझेंगे। अभी फिर से एक बार हम अपनी बातों को रिपीट कर रहे हैं, केयरफुली सुनिएगा। जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वो डिफरेंट आयंस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस कर रहे हो, वो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर होता है। जैसे आइए हमने एक एग्जांपल लिखा, CuNH3 5BrSO4 रिप्रेजेंट करने का हमारे पास दो तरीका था, या तो हम काउंटर आयन में सल्फेट ले लें या तो हम काउंटर आयन में ब्रोमाइड ले लें। जब हमने काउंटर आयन में सल्फेट लिया, सॉल्यूशन में पास किया, तो हमारा ये डिसॉल्व डिसोसिएट इस तरीके से हो रहा है। इसमें अगर हम BaCl2 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना स्टार्ट करें तो ये BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन इसमें अगर आप AgCl2 पास करोगे तो हमारा ये किसी भी तरीके का कलर कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं देगा, पहला वाला। सेकेंड वाला में हमारा Br- निकल रहा है। इसमें अगर आप AgNO3 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करो, इसमें अगर BaCl2 पास करोगे तो कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर इसमें आप AgNO3 पास करो तो आपका AgBr का लाइट येलो कलर आएगा। एक बहुत रिमार्केबल चीज है, जनरली बच्चे इन चीजों को फोकस नहीं करते, वो जरा देखिएगा। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए एक कंडीशन मस्ट है, फुलफिल होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, मतलब कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटियोनिक होना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटियोनिक नहीं है तो आयोनाइजेशन आइसोमर का चांस नहीं बनेगा। सेकंड एक चीज आपने और देखा होगा कि हमारी सेकेंडरी वैलेंसी 516 है, तो इसमें भी हमारी सेकेंडरी वैलेंसी 516 है। फर्स्ट कंडीशन हमने आपको बताया। अब हम कंडीशंस बोल रहे हैं कि कैसे हम आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म पहचान पाएंगे या उनके प्रॉब्लम को कर पाएंगे। तो पहली चीज हमने आपको बताया कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए कॉम्प्लेक्स का कैटियोनिक होना जरूरी है। कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जिसमें कॉम्प्लेक्स स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर सेकेंड चीज हमने आपको बताया कि अगर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप देखिए तो इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है, वर्नर्स पोस्टुलेट्स में सेकेंडरी वैलेंसी डिस्कस्ड है 516। यहां पर भी अगर आप देखिए तो 516, सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं हो रहा। एक और चीज अगर आप देखिएगा तो यहां पे आ जाइए तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, यहां पर भी आ जाइए तो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, मतलब उनकी प्राइमरी वैलेंसी भी चेंज नहीं होनी चाहिए।
2-3 बातें बता रहे हैं, इसे क्लियरली सुनिएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लेक्स का कैटियोनिक होना जरूरी है, उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जितनी आप आइसोमर बना रहे हो उनमें वो कांस्टेंट होना चाहिए, ना प्राइमरी वैलेंसी चेंज होना चाहिए ना सेकेंडरी वैलेंसी चेंज होना चाहिए। उसके बाद थर्ड, जो आपने आयोनाइजेबल पार्ट बनाया है, काउंटर आयन बनाया है, उस काउंटर आयन को लिगेंड्स की तरह, जो आपने आयोनाइजेबल पार्ट बनाया है, जैसे पहले एग्जांपल में सल्फेट आयन था, उसे लिगेंड्स की तरह ट्रीट होना चाहिए। जैसे देखिए, अब यहाँ सेकेंड एग्जांपल पे आ जाओ। बच्चा बोले चलो सर फर्स्ट मान गए, सेकेंड पे आइए। तो Br माइनस हमारा काउंटर आयन है, तो ये हमारा लिगेंड्स की तरह भी यूज हो सकता है। मतलब ये 4 कंडीशंस आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के लिए एसेंशियल होता है। पहली कंडीशंस, कॉम्प्लेक्स का कैटियोनिक होना जरूरी है, उनकी प्राइमरी वैलेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए। थर्ड, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, और जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन लिगेंड्स की तरह ट्रीट होनी चाहिए। होप करते हैं कि आयोनाइजेशन जितना अभी हमने आपको बताया उतना समझ में आ गया होगा। अब आगे अभी और इसे कंटिन्यू करते हैं। आइए फर्दर हमने 2 एग्जाम्पल लिया है। पहला हमारा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है PtNH3 4OH2SO4। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके आयोनाइजेशन आइसोमर सोचने हैं। हमने सोचा PtNH3 4OH2, सल्फेट आयन को हमने काउंटर आयन बना लिया, और यहां अगर आप देखिए तो PtNH3 4OH, एक OH को बाहर ले गए और सल्फेट को अंदर ले आए। मतलब यहाँ का काउंटर आयन सल्फेट आयन है, यहाँ का काउंटर आयन OH माइनस है। अगर ये काउंटर आयन सल्फेट आयन है तो कॉम्प्लेक्स पे 2+ चार्ज आएगा, यहाँ पर OH माइनस है तो कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज आएगा। कंडीशन होल्ड हो रहा है। हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स का कैटियोनिक होना जरूरी है, ट्रू है। सल्फेट आयन को आपने काउंटर आयन बनाया है, तो सल्फेट आयन हमारा काउंटर आयन भी हो सकता है, लिगेंड्स भी हो सकता है। यहाँ अगर आ जाइए तो OH माइनस को हमने काउंटर आयन बनाया है, OH माइनस एज ए लिगेंड्स भी यूज होता है। अब यहाँ पर अगर आ जाइए तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, यहाँ पर भी आ जाइए तो 4 और 1 5 और 1 6 है। प्राइमरी वैलेंसी आ जाइए तो OH पर -2 चार्ज, सल्फेट पे -2 चार्ज, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +4। यहाँ पर भी अगर आ जाइए तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4। प्राइमरी वैलेंसी आ जाइए तो हमारा 2 OH और सल्फेट 2 पर 2 माइनस, मतलब प्राइमरी वैलेंसी इसकी अगर +4 है तो यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो प्राइमरी वैलेंसी +4 ही है। मतलब ऑल कंडीशंस को ये होल्ड कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यह और यह आयोनाइजेशन आइसोमर है। अब एक चीज आपको लग गया होगा कि आप अमोनिया को बाहर एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। जैसे बच्चा बोला कि सर सल्फेट आयन है, तो हम सल्फेट को बाहर ले जाए, अंदर ले जाए और अमोनिया को बाहर ले जाए, तो क्या वो हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर होगा क्या? हम बोलेंगे नहीं होगा, क्योंकि अगर आप अमोनिया को बाहर ले जाओगे तो कॉम्प्लेक्स पे जो कैटियोनिक चार्ज आना चाहिए वो अपीयर नहीं हो पाएगा, तो हमारी एक कंडीशन ब्रेक कर जाएगी। दैट इज वाई दे आर नॉट ट्रू आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब आ जाइए, हमने सेकेंड एग्जाम्पल पे आया PtNH3 4Cl2Br2। हमने इसकी पॉसिबिलिटी बनाया PtNH3 4Cl2Br2। अब हमने क्या किया, Br2 को अंदर कर दिया और Cl2 को बाहर कर दिया, मतलब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया। आप बोल सकते हो कि सर ये सारी कंडीशंस को ट्रू कर रहे हैं, दैट इज वाई यह और यह आपस में आयोनाइजेशन आइसोमर है। फिर हमने थर्ड एक क्वेश्चन आपको दिया है CuNH3 4Cl2NO2, इसके आप आयोनाइजेशन आइसोमर सोचिए। तो आप सोच सकते हो कि यस सर, हमारा एक पॉसिबिलिटी है कि यह जो NO2 है ये काउंटर आयन बने, या एक पॉसिबिलिटी है सर कि हमारा Cl काउंटर आयन बन जाए। इस लिहाज से हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर बन जाएगा। तो मतलब आयोनाइजेशन में जितनी बातें थी वो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओवरऑल 2-3 बातें ही आयोनाइजेशन में मेन समझना है। कंडीशंस दिमाग में लेकर चलना है। क्या है पहला कंडीशन? तो फर्स्ट कंडीशन है कि कॉम्प्लेक्स का कैटियोनिक होना जरूरी है, प्राइमरी वैलेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हमने अगली बात आपको बताया कि आप जो काउंटर आयन बना रहे हो उस काउंटर आयन का लिगेंड्स में इंटरचेंज या लिगेंड्स का काउंटर आयन में इंटरचेंज होना जरूरी है।
सल्फेट आयन काउंटर आयन ये लिगेंड की तरह भी यूज हो सकता है, OH माइनस काउंटर आयन ये लिगेंड की तरह भी यूज हो सकता है। अब आइए हम लोग सेकेंड टाइप पे आ रहे हैं, यह है हमारा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसी को सॉल्वेट भी बोला जाता है। पहली चीज बहुत रिमार्क कीजिएगा, यह आयोनाइजेशन का एक स्पेशल केस है। अभी जो जस्ट आपने प्रीवियस पढ़ा था आयोनाइजेशन, उसका यही एक स्पेशल केस होता है। इट मीन्स सारे आयोनाइजेशन हाइड्रेट नहीं है, लेकिन हर हाइड्रेट आयोनाइजेशन होता है। फिर हमने क्या कहा है, यहाँ डेफिनेशन हमने कहा है कि H2O मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ लिगेंड्स एज वेल एज अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। मान लीजिए अभी 2 मिनट के लिए ये डेफिनेशन को हम छोड़ दिए। हमारा लिगेंड्स अगर वाटर है, लिगेंड्स वाटर है, तो देखिएगा वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर में कन्वर्ट हो जाए, या फिर देखिएगा रिवर्स डायरेक्शन भी है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर लिगेंड्स में इंटरचेंज हो जाए। मतलब जो लिगेंड्स वाटर हैं वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर भी बन सकते हैं, या जो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है वो हमारा लिगेंड्स भी बन सकता है। अब इस डेफिनेशन को देखिएगा, H2O मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ लिगेंड्स एज वेल एज अ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर जो लिगेंड्स है वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर भी बन सकता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो है वो हमारा लिगेंड्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। दिस वन इज अ हाइड्रेट। कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, फिर समझ में आएगी बातें। बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया गया है, CrH2O होल 6Cl3। CrH2O होल 6Cl3, हमने इसका हाइड्रेट आइसोमर का पॉसिबिलिटी सर्च किया है यहाँ। तो हमने क्या किया कि एक क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को बाहर ले गए, माने एक जो वाटर हमारा एज अ लिगेंड से इसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बनाए और एक क्लोरीन को अंदर ले आए। स्पेशल केस ऑफ आयोनाइजेशन है, दैट इज वाई प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी चेंज नहीं होने चाहिए। हो गया, Cl और वाटर हमारा लिगेंड्स और काउंटर आयन की तरह यूज हो सकता है, कर लिया। फिर आ जाइए, अब हमने क्या किया, यहाँ पर 4 H2O रखा है, तो हमने 2 क्लोरीन को अंदर लाया, एक क्लोरीन को बाहर रखा, 2 क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को बाहर ले गए। फिर तीसरा हमने कहा कि 3 वाटर बन जाए और 3 क्लोरीन बन जाए और 3 का 3 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चला जाए। हमने यहाँ कट किया हुआ है कि दिस इज नॉट अ हाइड्रेट आइसोमर। बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है? तो आपने फर्स्ट लाइन शायद बहुत रिमार्केबली फोकस नहीं किया कि यह स्पेशल केस है आयोनाइजेशन आइसोमर का, और आयोनाइजेशन में कॉम्प्लेक्स का केटाइन होना जरूरी है। अगर आप इसे ब्रेक करेंगे तो कॉम्प्लेक्स केटाइन नहीं बनेगा, जबकि इसमें भी कॉम्प्लेक्स के केटाइन बनने का चांस, इसमें भी कॉम्प्लेक्स के केटाइन बनने का चांस। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह और यह इसके हाइड्रेट आइसोमर हैं, लेकिन ये वाला हाइड्रेट आइसोमर नहीं होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा हाइड्रेट क्या है। बस एक ही चीज दिमाग में रखना है कि यह आयोनाइजेशन का स्पेशल केस है। अगर आयोनाइजेशन का स्पेशल केस है तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना जरूरी है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर नहीं होगा, दैट इज वाई ये हमारा हाइड्रेट की कैटेगरीज में नहीं आएगा। बढ़ा जाए आगे। फिर आगे हमने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लिखा है, यहाँ पर भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है, और हमने कहा है कि इनके हाइड्रेट की पॉसिबिलिटीज आपको पिक करनी है। हाइड्रेट, इसमें भी आपको हाइड्रेट की पॉसिबिलिटी सोचनी है। हाइड्रेट में पहले बोला गया है कि वाटर जो हमारा होता है एज अ लिगेंड्स, ये एक्सचेंज होता है। जो वाटर एज अ लिगेंड्स है वो हमारा एक्सचेंज होगा, वो कभी लिगेंड्स बनेगा। अगर वो लिगेंड्स है तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर बन जाएगा, अगर वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर है तो वो लिगेंड्स बनेगा। सिमिलर इस क्वेश्चन में भी आप ट्राई करेंगे कि इसके हाइड्रेट की पॉसिबिलिटी क्या है। वाटर को एक्सचेंज होना है इस काउंटर आयन से। क्लियर?
फिर हमने एक एग्जाम्पल दिया है आयोनाइजेशन वाला, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था आयोनाइजेशन का। हमने इसे सॉल्यूशन के अंदर आयंस में डिसॉल्व किया। अब अगर आप इसके एक मोल की बात करो और 100% अगर ये आयोनाइज्ड हो रहा हो तो इसके एक मोल से एक और एक ही 2 मोल आयन मिलेगा। यहाँ पर भी आ जाइए, अगर इसका एक मोल है, वर्नर्स में डिस्कस्ड है, अगर इसका एक मोल है तो इसके एक और एक 2 मोल आयन मिल रहे हैं। अब जैसा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या सॉल्यूशन वगैरह में आ जाए कि इसकी कंडक्टिंग एबिलिटी या कंडक्टेंस अरेंज कीजिए, इन दोनों में किसकी कंडक्टिंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो बच्चा बोलेगा कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो बताया गया था कि आयंस यह चीज़ डिसाइड करता है, इसमें और इसमें आयंस हमारा सेम है, तो दैट इज़ वाई हमारा दोनों का कंडक्टिविटी सेम होना चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, फर्स्ट चीज़ आप आयंस देखते हो, पहली चीज़ आयंस चेक कीजिए, और सेकेंड चीज़ हमने कहा होगा कि मोड ऑफ जेड प्लस इंटू मोड ऑफ जेड माइनस। देखिए मोड मैग्नीट्यूड इफ आयंस डज नॉट गिव एनी आइडिया। अगर आयन आइडिया दे पाने में अनेबल हो जाए तो केटाइन का चार्ज और एनायन के चार्ज का मल्टीप्लीकेशन, उसका मैग्नीट्यूड मॉड। तो आइए यहाँ पर लगा रहे हैं 2 इंटू 2, सिर्फ हमें मॉड देखना है, 2 इंटू 2 बराबर 4। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो z प्लस इंटू जेड माइनस है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, मतलब इसका जो आप कंडक्टिविटी देखने जाओगे वो मोड होगा एज कम्पेयर टू दिस। मतलब आप आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की जो आयंस मिल रहे होंगे सॉल्यूशन में डालने के बाद, इससे आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अरेंज कर सकते हो, इससे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत सारे प्रॉपर्टीज अरेंज कर सकते हो। अगर उन्हें अरेंज करना आ जाए तो फर्स्ट स्टेप पे आपको आयंस देखना है। सेकंड, अगर आयंस आइडिया नहीं दे रहा है तब आपको मोड ऑफ जेड प्लस इंटू जेड माइनस देखना है। अभी हमने जेड प्लस और जेड माइनस कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने आपको जस्ट बताया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा लिंकेज आइसोमेरिज्म समझ रहे हैं। ऑलवेज एक चीज याद रखिएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म अगर एराइज हो रहा है, दिख रहा है, तो एम्बिडेंट लिगेंड्स का प्रेजेंस एसेंशियल है। प्रीवियस वीडियो में हमने एम्बिडेंट लिगेंड्स के बारे में बताया है कि एम्बिडेंट लिगेंड्स होते क्या है, ऐसे एनाइन जिनके पास 2 डोनर एटम हो लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाने के मोमेंट पे सिर्फ एक ही डोनर एटम यूज हो रहा हो, जैसे नाइट्रो इज योर एम्बिडेंट लिगेंड्स। तो देखिएगा इसका लिंकेज हमने क्या कहा, अभी डोनर एटम नाइट्रोजन है, अब हमने इसके डोनर एटम को ऑक्सीजन बना दिया, तो इन दोनों का जो आपस में रिलेशन है वो लिंकेज का है। वैसे अलग बात है कि इसमें एक स्ट्रक्चरल की आयोनाइजेशन आइसोमर का भी पॉसिबिलिटी है, जिसमें आप NO2 और Cl को आपस में एक्सचेंज कर दो। फिर आ जाइए एक सेकेंड एग्जाम्पल पे। तो हमने सेकेंड एग्जाम्पल में क्या किया है, CONH3 होल थ्राइस H2O होल ट्वाइस CnCl। अब अगर इसका आप लिंकेज बनाओगे तो इसके लिंकेज हो जाएंगे CONH3 होल थ्राइस H2O होल ट्वाइस NCCl। इनमें और इनमें जो आपस का रिलेशन है वो लिंकेज का है, क्योंकि Cn इज अगेन एम्बिडेंट लिगेंड्स, और अगर ये एम्बिडेंट लिगेंड्स है तो अभी डोनर एटम कार्बन है, अब NC में इसके डोनर एटम नाइट्रोजन हो गए आइसोसाइनाइड। अब अगर आप आ जाइए इसमें कोई हमसे पूछ ले कि ये स्ट्रक्चरल के और किस किस आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है, तो आप बोलेगा कि इन दो को एक्सचेंज कर दे तो आयोनाइजेशन की पॉसिबिलिटी है सर। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन लाने के बाद Cn पर माइनस चार्ज होता है तो कॉम्प्लेक्स आपका कैटियोनिक रहेगा, ट्रू है। प्राइमरी वैलेंसी सेम रहेगी, सेकेंडरी वैलेंसी सेम रहेगी। एक और चांस है, अगर वाटर और Cl आपस में एक्सचेंज हो जाए तो हाइड्रेट की भी पॉसिबिलिटी है।
मतलब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्ट्रक्चरल के आयोनाइजेशन को भी एग्जिबिट कर रहा है, जो स्ट्रक्चरल के हाइड्रेट को भी एग्जिबिट कर रहा है और जो स्ट्रक्चरल के लिंकेज को भी एग्जिबिट कर रहा है। मतलब ऑल थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इस एग्जाम्पल के अंदर ऑब्जर्व हो रहा है। आप वर्क में क्या करेंगे, इसके हाइड्रेट भी बना लेंगे, इसके लिंकेज ऑलरेडी फॉर्म्ड है और इसका आयोनाइजेशन भी फॉर्म कर लेंगे। होपफुली हाइड्रेट समझ में आ गया होगा, आयोनाइजेशन समझ में आ गया होगा, लिंकेज समझ में आ गया होगा। अब हम स्ट्रक्चरल के चौथे टाइप को देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। आप एक एग्जांपल देखिए, PtNH3 CuCl4 Pt+2 पे है, कॉपर+2 पे है। तो अगर Pt+2 पे है तो आप इस कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा इसे दूर करते हैं, CuCl4 ये यहाँ 2 पर है। इस कॉम्प्लेक्स पे अगर आप आ जाइए तो 2+ और 2-, मतलब पहली कंडीशन आ गई कि बोथ कैटियोनिक एंड एनियोनिक कॉम्प्लेक्स अगर केटाइन और एनाइन दोनों कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो तभी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगा। अब इसमें होता क्या है, तो लिगेंड्स इंटरचेंज होते हैं। इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर जैसे या मतलब इन दो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के एमंग लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा। इसके लिए कैटियोनिक और एनियोनिक दोनों कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। अब पहले जरा अगर इसका नेम देख लिया जाए तो नेमिंग में नॉमेनक्लेचर में बताया हुआ है, टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोरो एनाइन है तो क्यूप्रेट 2। अब इसकी पॉसिबिलिटीज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या क्या है हम जरा उसे फॉर्म कर रहे हैं। तो आइए, अगर आप केयरफुली देख रहे होइएगा इसी एग्जाम्पल को, तो हमने लिगेंड्स को इंटरचेंज किया है। जैसे देखिए यहाँ 4 अमोनिया था तो हमने 3 अमोनिया किया, एक क्लोरीन यहाँ लाया और एक जो अमोनिया यहाँ से है वो हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। 3 क्लोरीन ऑलरेडी है, एक अमोनिया है। Pt+2 पर, कॉपर+2 पर, इसके कारण इस पर चार्ज +1, इस पर चार्ज -1। ये एनियोनिक कॉम्प्लेक्स, ये कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। नेमिंग एज इट इज है, इसका एक वर्ड। अब फिर आ जाइए अगले एग्जाम्पल में। तो हमने 2 अमोनिया रखा है और 2 क्लोरीन इधर से एक्सचेंज किए, 2 अमोनिया को इस साइड ले गए, 2 क्लोरीन इधर आ गया। यहाँ पर ये कट किया हुआ है कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म नहीं है। क्यों? तो आइए, Pt2 पर है, इस पे 0 चार्ज आ गया, इस पे 0 चार्ज आ गया, मतलब ना कैटियोनिक ना एनियोनिक, यह एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, इसलिए कोऑर्डिनेशन की कैटेगरीज में ये नहीं आएगा। फिर आइए, हमने अगला किया। अब हमने क्या किया, एक अमोनिया करके 3 क्लोरीन कर दिया और 3 अमोनिया को इस साइड ले गए हैं, 3 अमोनिया को इस साइड ले आए हैं और एक क्लोरीन को इस साइड ले गए। चार्ज अगर आप देखिए तो यहाँ पर हमारा ये -1 हो गया, ये हमारा +1 हो गया। अब ये नहीं है, आपको लगेगा कि सर कॉम्प्लेक्स का तो चार्ज ही उल्टा हो गया। ये हमने नहीं कहा, कैटियोनिक और एनियोनिक कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है। अब ये कैटियोनिक बन गया, नेम अगर कीजिएगा तो प्लैटिनेट इसमें लगना है। फिर अगले में आ जाइए, Pt हमने चारों के चारों अमोनिया को उस साइड कर दिया और चारों के चारों क्लोरीन को हम इस साइड ले आए। Pt2 पर, कॉपर2 पर, ये हमारा -2 पे, ये हमारा +2 पे। फिर नेमिंग में इसमें प्लैटिनेट लगेगा, ये सिंपल हमारा कॉपर होगा। मतलब इसकी नेम करेंगे तो टेट्रा अमीन कॉपर 2 टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट 2। तो दिस वन इज योर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। ये वाला हमारा कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है ये भी हमने बताया, समझ में आ गया होगा। अब इस पे 1-2 हम आपको वर्क दे दें, फिर हम अगले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप पे आए। ये अगला हमने आपको एक होमवर्क दिया है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स का। इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर आपने फॉर्म करना है, बनाकर देखना है कि इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बनेंगे,
कितने रॉन्ग होंगे। मतलब कितने की पॉसिबिलिटी नहीं है, आप पहले पूरी जो पॉसिबिलिटी है वो फॉर्म कर लीजिएगा, फिर उस पॉसिबिलिटी में जो हमारा कैटियोनिक और एनियोनिक कॉम्प्लेक्स नहीं होगा वो कट होता चला जाएगा। फिर फाइनली आप देखिएगा कि आपने टोटल ड्रॉ कितने किए हैं। बढ़े आगे। अगला हमारा टाइप है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। सबसे पहली चीज़ तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म के अंदर ये जानिए कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होते। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं होता। फर्स्ट चीज़ तो दिमाग में आज से ये रखिए। क्यों नहीं होता है? तो अगर आप देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही डिफरेंट है। वजह यह है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो सेम नहीं रहता, और स्ट्रक्चरल की फर्स्ट कंडीशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात श्योर है कि इनका इंपीरिकल फॉर्मूला सेम होता है। इनका इंपीरिकल फॉर्मूला वो सेम होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमारा सेम नहीं होता। तो आइए इंपीरिकल फॉर्मूला से फैमिलियर होइएगा कि इंपीरिकल फॉर्मूला जो हमारा होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है एटम्स का। तो आइए जरा देखा जाए। अब आइए, जैसा कि हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, हमने इसको ABC से नंबर किया है, उसी नंबर पे हम PT अमोनिया और क्लोरीन का यहाँ एटॉमिसिटी देख रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में PT 1 है, अमोनिया 2 है, क्लोरीन 2 है। सेकेंड एग्जाम्पल में आ जाइए तो PT 2 है, अमोनिया 4 है, क्लोरीन 4 है। तीसरे एग्जाम्पल में आ जाइए तो PT 2 और 1 3 है, अमोनिया 3 2 6 है, और क्लोरीन 2 और 4 6 है। ये तो आपने ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पे है, तो 1:2:2। यहाँ पे आ जाइए तो इसका सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:2। मतलब जो इंपेरिकल फार्मूला का ये पैटर्न था। अलग बात है कि अभी हमने डेफिनेशन में कहा है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, यहाँ हम लिगेंड्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है मॉलिक्यूल्स का, तो इनके एटम का भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ट्रू हो जाएगा। मतलब टाइम सेव करने के लिए हमने डायरेक्ट अमोनिया को ले लिया। अगले में आ जाइए तो 3 6 6, इनके भी अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप लीजिए तो 1:2 है। तो दैट इज वाई आप बोल सकते हो कि इसका यह और यह पॉलीमराइजेशन आइसोमर है। पॉलीमराइजेशन आइसोमर ट्रू स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होते, क्योंकि इनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफर करता है, लेकिन उनके एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होते हैं। अभी हमने आपको बताया, हमने कहा कि ए का बी और सी क्या है, पॉलीमराइजेशन आइसोमर है। अब हमने पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म का एक अगला एग्जाम्पल लिया है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, समझिए। CONH3 होल थ्राइड Cl3, अगर हम CO का, अमोनिया का और Cl का एम्पिरिकल ये देखें तो 1 3 3। नेक्स्ट में अगर आ जाइए तो CO2, अमोनिया 6, क्लोरीन 6। यहाँ पर आ जाइए तो CO2, अमोनिया 4 और 2 6, और 4 और 2 6, 1 3 3 1 3 3। मतलब A का B और C पॉलीमराइजेशन आइसोमर है। केयरफुली सुनना, B और C A का पॉलीमराइजेशन आइसोमर है, लेकिन B एंड C इटसेल्फ नॉट पॉलीमराइजेशन। B और C खुद आपस में पॉलीमराइजेशन नहीं है। ये बच्चे के मन में समस्याएं आ गई कि कैसे सर, ये तो रहा B और C का सर हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला 1 3 3 1 3 3। तो बहुत केयरफुली अगर आप देखिएगा तो B और C का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। B और C इटसेल्फ पॉलीमराइजेशन नहीं है। वजह यह है कि B और C में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है।
बिकॉज मॉलिकुलर फार्मूला इज सेम। और आपने पहले ही कहा था कि इनमें मॉलिकुलर फार्मूला सेम नहीं होने चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला चेंज हो सकता है। हाँ, तो आइए बच्चों, हम ये बता रहे थे कि हमारा बी और सी जो है वो एक्चुअली आपस में पॉलीमराइजेशन आइसोमर नहीं है। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि बी और सी का रिलेशन क्या है, तो जस्ट अभी आपने अर्लियर पढ़ा है कि बी और सी तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। अगर कैटियोनिक और एनियोनिक दोनों कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो और लिगेंड्स इंटरचेंज हो रहे हो तो दे आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। मतलब बी और सी का जो इटसेल्फ का रिलेशन है वो कोऑर्डिनेशन आइसोमर का है। हाँ, ए के लिए बी और सी दोनों पॉलीमराइजेशन आइसोमर होगा, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में बी और सी का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो रहा है, लेकिन बी और सी खुद आपस में पॉलीमराइजेशन नहीं होकर के कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। बढ़ा जाए आगे। अब आइए, हमारा स्ट्रक्चरल का लास्ट टाइप है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमरिज्म। पहली चीज़ अगर आप देख रहे होइएगा तो एक चीज़ तो लग गया होगा कि ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, जिसको हमने अर्लियर ब्रिजिंग टाइप में ये कहा था। इसकी नेमिंग हमने ब्रिजिंग टाइप में रिकॉल किया था, नेमिंग भी इस काम में बताया था। आप देख क्या पा रहे होइएगा कि हमने लिगेंड्स को इस पॉलीन्यूक्लियर सेंट्रल एटम के अराउंड इंटरचेंज किया है। जैसे यहाँ 4 अमोनिया था तो हमने एक अमोनिया को इस साइड इंटरचेंज कर दिया और एक क्लोरीन को इस साइड ले आया। दिस वन इज योर कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या है ये ज़रा समझिएगा। यह पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में एग्जिबिट होता है, जिसको ब्रिजिंग टाइप बोलते हैं। इसमें इस सेंट्रल एटम के अराउंड हमने क्या किया है, ये जो हमारा लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। जैसे 4 अमोनिया था, अब हम एक अमोनिया को इस साइड ले गए और एक क्लोरीन को इस साइड ले आए। दिस वन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। होप करें आपको पूरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें जितने भी जहाँ से प्रॉब्लम मिले उन्हें ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, होपफुली सॉल्व होना चाहिए। अब हम अगले वीडियो में आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताएंगे। ओके, थैंक यू।